तो सर आज का ये मोर्चा का क्या मकसद है, आज क्या विजन लेकर आप लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, क्या रीजन? इस मोर्चे का मुख्य मकसद ये है कि दिल्ली में 4 तारीख की रात में जो इंटरनेशनल रेसलर बैठे हुए हैं मोर्चे पर, उनके साथ पुलिस ने अभद्रता की और चारों तरफ से घेर दिया। उसमें कई लोगों के ऊपर कुर्सी फेंक के मारा और पता ये चल रहा है कि उस दिन बारिश हुई थी, उन रेसलर्स का पूरा गद्दा वगैरह जो बिस्तर भीग गया था तो वो लोग खाट मंगाए। अब खाट आ रहा था, उसको रोके, खाटे उतारने गए, उसको चला के मार दिया, सर फट गया। और बाद में पुलिस जो है झूठे आरोप गढ़ दे रही है कि सोम भारती ला रहे थे आप आम आदमी पार्टी के। अगर आम आदमी पार्टी का कोई भी ला के दे रहा है, इनकी क्यों जल रही है? क्या ये चाहते हैं कि वो जो रेसलर बैठे हुए हैं मैदान में कोई भी व्यक्ति सोएगा बैठेगा तो उसको तमाम तकलीफ़ ऐसे पड़ती है, अब पानी में सो जाएगा तो और तकलीफ़ पड़ेगी। तो ये क्या उनकी जान मारना चाहते हैं? उसी बात से उठ करके कुछ फेसबुक पर मैसेज आया था, बाद में हमको ये अशोक पांडे जी आम आदमी पार्टी के फ़ोन किए, ऐसा एक मोर्चा रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम दिल्ली नहीं जा रहे हैं तो यहाँ तो कुछ करना चाहिए। और उसी का विरोध करने के लिए पुलिस के अत्याचार, सरकार का अत्याचार, जो हमारे देश के धरोहर रेसलर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, उनके अत्याचार के विरोध में यह मोर्चा रखा गया। सर सवाल ये हो रहा है कि सरकार आखिरकार उन बच्चियों की आवाज़ को क्यों दबाना चाहती है, क्यों सुनी? क्योंकि पास में ही जंतर मंतर पास में ही, मोदी जी पास में ही, इससे पहले जब किसान आंदोलन हुआ था तभी भी किसी से मिलने नहीं गए, ना उनका कोई एक भी नेता या सांसद मिलने के लिए गया। सेम बेटियों के साथ वही हो रहा। हमेशा बेटियों को क्यों टारगेट बनाया जाता है समाज में? क्योंकि लोगों की मानसिकता होगी कि बेटियाँ बड़ी सॉफ्ट टारगेट है, उनका शोषण कर लो, क्योंकि सारी मुद्दा आकर हर समय बेटी के ऊपर आ जाता है और हमेशा उसी चरित्र को लेकर ही सवाल किया जाता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? समाज में नहीं बनाया जाता है, समाज के कुछ अवांछित तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो बनाते हैं। अब ये सरकार क्यों कर रही है, बहुत बड़ा सवाल है। ये लोग सरकार में आने लायक ही नहीं थे। आज़ादी की जब आज़ादी मिली थी उसके पहले करीब 1920 या 25 में ये हिंदू महासभा की पहले स्थापना हुई, बाद में आरएसएस की स्थापना हुई। इनका बंच ऑफ थॉट्स है, उसमें इनके उद्देश्य लिखे हुए हैं। ये जो संविधान के कानून हैं, संविधान में जो तत्व दिए हुए हैं, उसका विरोध उसी समय से कर रहे हैं। आज संजोग बस ये सत्ता में हैं तो ये आप ये भी जानते हैं कि दिल्ली में संविधान की कापी जलाई गई, तो ये संविधान विरोधी काम खुद करते हैं। मोदी जी जो हैं, जो प्रधानमंत्री बने हैं, अभी जैसे केरला स्टोरी बनवा रहे हैं और चला रहे हैं। और 2002 में गुजरात में जो जनसंहार कराए थे, गोधरा कांड, उसमें भारी जनसंहार, 3000 से लोग मारे गए थे। उस पर BBC जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है, उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया, तो उसको दबा दिए। उसके ऊपर ईडी और IT और इनकम टैक्स वगैरह भेज करके काफ़ी ये किए, जिससे इनके इंटरनेशनल स्तर पे बहुत बदनामी हुई। बदनामी तो शुरू से हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स और इंटरनेशनल जो समाचार है, मीडिया है, वो इनको कहीं सही नहीं बता रही है। ये अपने मन से झूठ फैला देते हैं कि इंटरनेशनल में बड़ा नाम हुआ है, हकीकत में बदनाम हुए हैं। पहले BBC की बड़ी तारीफ करते थे, फिर उसी BBC के ऊपर ये भी कर रहे, ये भी लगा रहे हैं। हाँ, पहले BBC पर इनका वीडियो भी है, वो गांव में, देश में। हाँ, BBC पर सुना है, इसलिए ये सही है। और आज वो BBC सुना रहा है तो इनके लिए गलत हो गया। सवाल ये है कि बेटियों के ऊपर जो भी अत्याचार, इसके लिए क्या और सख्त कानून लाना चाहिए, सरकार को कुछ संशोधन करना चाहिए? क्योंकि ये हमेशा ये केस, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो फिल्म लाइन में हो, चाहे वो ऐसे हो, कोई भी लड़कियों को पकड़ता है, उनके साथ गलत कर देता है और उसका एक विनय भंग कर देता है, उसका यौन पीड़न। इसके ऊपर सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए और एक कड़क कानून लाना चाहिए कि लोग बेटियों पर इस तरह की हरकत करने से थोड़ा डरे। आप क्या कहना चाहते हैं? कड़क कानून जो है समस्या का हल नहीं है। जब सरकार ही कानून विरोधी है तो जो पर्याप्त कानून दिया हुआ है उसको लागू नहीं कर रही है, तो कड़क कानून ला के क्या करेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारतीय संविधान के शिल्पकार थे, वो कहे कि अच्छा संविधान तभी रह सकता है जब अच्छी सरकार बने। वही आज देखने को मिला है। गलत हाथों में देश चला गया है, इसलिए ये कानूनों का पालन ही नहीं होता है।
और ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ पहले भी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी कभी कभी ये सब घटनाएँ होती थी, लेकिन आंदोलन वगैरह होने पर आवाज़ मीडिया के द्वारा आवाज़ उठाने पर वो सरकार जांच कराती थी, केस दर्ज करती थी। आज जो है ये मुंह बंद कर लेते हैं, मुंह बंद करके शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन नीचे झुका लेने से ये सोचते हैं कि बदनामी नहीं होगी, लेकिन ये इनके खिलाफ जाएगा। 2024 में इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा इस चीज़ का, ये हमारा मत है। कानून बदलने की ज़रूरत नहीं है, कड़क कानून लाने की ज़रूरत नहीं है, कानून पर्याप्त रूप से कड़क है और भारतीय संविधान में जो कानून दिया है वो भी पर्याप्त है। आईपीसी की धाराएं, सीआरपीसी की धाराएं जो हैं, लेकिन उस कानून के अनुसार, जैसे आप देखेंगे शुरू से जब से ये आए हैं तब से सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को, जो स्वायत्त संस्था थी, उसको भी अपने कब्जे में कर लिए। तो जब कोर्ट ही कब्जे में आ जाएगा तो कानून का पालन कैसे होगा? कड़क कानून भी ला दीजिए तो पालन नहीं होने वाला है, पुलिस कब्जे में रहेगी तो भी नहीं होने वाला है। सर, मीडिया प्रेस फ्रीडम के मामले में भारत 121 में मतलब 161 नंबर पे पहुंच गया है। प्रेस को पूरी तरह दबाया जा रहा है, मीडिया अपनी आवाज़, क्योंकि पूरी कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में आ चुकी है। तो ये लगता है कि मीडिया में आने वाले दिन में जब सत्ता बदलेगी तो कुछ बदलाव आएगा? वो सत्ता के ऊपर डिपेंड करेगा, सत्ता क्या चाहेगी। एक जगह तो मैं बहस में ये सुना था कि अमेरिका में मीडिया को स्वतंत्र किया गया है, तो मीडिया के जो स्रोत हैं वो भी स्वतंत्र कर दिए गए या सरकार उसको देती है। भारत में कांग्रेस के ज़माने से मीडिया को दबाया जा रहा था और ये पूरी तरह से दबा लिए। ये आते ही क्या किए, सारी मीडिया को अडानी अंबानी के हाथों में खरीदवा दिए और अडानी अंबानी को पैसा भी भरपूर दे रहे हैं। इस देश में एक विद्वान के मत के अनुसार तो 8 साल में 40 लाख करोड़ रुपया एनपीए में जा चुका है, लेकिन एक आरटीआई के अनुसार 12 लाख रुपया गया हुआ है। तो ये एनपीए किसको जा रहा है? इन्हीं पूंजीपतियों को जा रहा है और उसी एनपीए का फ़ायदा दे करके ये मीडिया जो है इनके कब्जे में रह रही है। सर, अल्पसंख्यक पे जो है अटैक कर रहे हैं, चर्चेस पर अटैक कर रहे हैं, इनके चाहे बजरंग दल हो, बजरंग दल हो, चाहे इनका विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, सर चर्चेस पर अटैक कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चर्चेस पर अटैक करके क्या इन्हें कुछ फ़ायदा होने वाला है? मैं पहले ही आपको बताया कि ये जो बंच ऑफ थॉट है जी, बंच ऑफ थॉट, उसी में या कहीं इनके पुस्तक में लिखा हुआ है कि इनके दुश्मन कम्युनिस्ट, मुस्लिम और ईसाई है। पहला मुस्लिम, दूसरा ईसाई, तीसरे कम्युनिस्ट। वो इनका सिद्धांत में यही है। ये संविधान को मानते ही नहीं, ये संविधान विरोधी काम है। क्रिश्चियनों पे, मुसलमानों पे अत्याचार करना ये संविधान विरोधी काम है। तो ये इनका मूल उद्देश्य है, बंच ऑफ थॉट से निकला हुआ है, इसलिए करते हैं। सर, अभी आप लोग आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं और कितना आप लोग आगे और क्या क्या धरना प्रदर्शन करेंगे? आपके आगे की क्या रणनीति है? अब धरना प्रदर्शन का काम जो है हम अपने नेताओं से मिल करके बात करेंगे, जैसा निर्देश मिलेगा उस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, करते रहेंगे। बार बार विरोध और हम समय समय पर करते रहते हैं। संविधान दिवस मनाते हैं, शहीद दिवस महात्मा गांधी का मनाते हैं। कौन कौन सी पार्टियां सपोर्ट कर रही है और कौन कौन से लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों को और आगे? पार्टियां लगभग सब हैं और पार्टी बन के तो यहाँ कोई आया नहीं है। अच्छा, पार्टी बन के कोई नहीं आया है, लेकिन एक बात और है कि समाज में वही लोग जागरूक हैं जो आते हैं, जो कहीं न कहीं से जुड़े हुए हैं। ये देखने को मिलता है, मतलब मेरा अनुभव है। तो हैं यहाँ लोग पार्टियों से जुड़े हुए, लगभग सभी विपक्ष की पार्टियाँ हैं, लेकिन ज़्यादातर जैसे कांग्रेस और के लोग भी आए होंगे। सबको पहचान नहीं रहा हूँ मैं। तो विचार बदलेंगे, लोगों के ऐसे विचार बिल्कुल बदल रहे हैं। देखिए, लोग जो बात तो यहाँ हो रही थी कि लोग निकलते नहीं, लेकिन लोग निकलते नहीं है इसके लिए, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों का विचार नहीं बदला। जैसे ये आपका छत्तीसगढ़ में सरकार, रमन सिंह की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आई। कर्नाटक में भी चांसेज है कांग्रेस के आने की, हिमाचल प्रदेश में आई है, राजस्थान में भी आया ही है और आगे आ सकता है। तो बदल तो रहा है और बदलेगा भी, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो रोटी की है। रोटी लोगों को नहीं मिल रही है। मैं शिक्षक हूँ, मेरी नौकरी ख़त्म होने के बाद, रिटायर होने के बाद मेरे पद पे कोई दूसरी भर्ती नहीं होगी। ये साजिश है सरकार की, जो है सरकारी नौकरियों को कम किया जा रहा है। और मेरा पढ़ाया हुआ एक स्टूडेंट जो है बोला कि वो जिस कांग्रेस के ज़माने में नौकरी कर रहा था, वो जो तनख्वाह पा रहा था उसका 1/4 तनख्वाह पे इनके ज़माने में उसी पद पे नौकरी मिली है प्राइवेट कंपनी में। तो हर तरह से लोग मात खा रहे हैं, लोगों के रोटी रोजी नहीं चल पा रही है, तो लोग अपने आप बदलेंगे और ये जो हम बोल रहे हैं इसका भी फ़ायदा होगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। और खबरों के लिए हमारे चैनल आवाज़ एक्सप्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।